हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करेंगे जो आगामी नेट और पीजीटी, यूपी पीजीटी स्पेशली और आरपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, हिंद स्वराज की बात कर रहा है। तो गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज बुक लिखी गई थी 1908 यानी 1908 में लिखी गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गांधी जी ने 1908 में हिंद स्वराज की रचना की। हिंद स्वराज के अतिरिक्त गांधी जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा और सत्याग्रह नैतिक धर्म, ये बुकें लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे लोग नर्मपंथी उन पांचों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आप देख सकते हैं, वे लोग उन पाँवों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक एक महान पत्रकार, शिक्षक, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने समाज सुधार के कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा एवं राष्ट्रवाद, स्वदेशी एवं स्वराज पर बल देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है। तो प्राचीन जो यूनानी राजनीतिक दर्शन है उसका मुख्य विचार था उत्तम जीवन। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तम जीवन। प्लेटो के अनुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य एवं व्यक्ति के जीवन का महत्तम उद्देश्य है। रिपब्लिक में प्लेटो के चिंतन का केंद्रीय बिंदु जो है आदर्श राज्य की अवधारणा है। अपने आदर्श राज्य के विचार में उन्होंने शिक्षा एवं साम्यवाद पर विशेष बल दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सत्य की प्रभुसत्ता की बात महात्मा गांधी के द्वारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, की गई थी। और नव मानववाद की बात अरविंद घोष। ठीक है, तो नव मानववाद की बात जो की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी, यहाँ पे अरविंद घोष दिया है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात लेनिन के द्वारा की गई थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नव प्रजातंत्र की बात भी माओ जेडोंग के द्वारा की गई थी। नव मानववाद की बात जो है एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी, इसलिए बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सत्य की प्रभुसत्ता एम.के. गांधी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लेनिन और नव प्रजातंत्र जो है माओ जेडोंग से संबंधित है। अगला है, निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य मार्ग की बात करें तो कौन हो जाएंगे राइट? अरस्तु राइट हो जाएंगे। ठीक है, अरस्तु के द्वारा हमेशा जो है मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की थी क्योंकि वो अतिवादिता को पसंद नहीं करते थे, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए मिश्रित संविधान का समर्थन किया था, यानी पॉलिटी को। वस्तु उसका आदर्श संविधान मध्य वर्ग तंत्र यानी पॉलिटी, जनतंत्र और धनिक तंत्र का सम्मिश्रण है। इसलिए अरिस्टोटल जो है लोकतंत्र को, ठीक है, लोकतंत्र को भ्रष्ट शासन यानी मूर्खों का शासन के रूप में मानते थे, इसीलिए उन्होंने पॉलिटी को ही यानी जनतंत्र को ही मुख्य माना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है? तो सिद्धांतवादी जो नहीं है उसकी बात करें तो एस.ई. फाइनर जो है राइट हो जाएंगे, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एस.ई. फाइनर सिद्धांतवादी नहीं है, जबकि गुंडर फ्रैंक, वॉलस्टीन, ठीक है, ये विश्व व्यवस्था थ्योरी से सिद्धांत से संबंधित है। वॉलस्टीन और कार्डोसो जो है ये सिद्धांतवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन अतिवादी नहीं थे? यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जहाँ पर अरिस्टोटल ने भी अतिवादी को नकारा था। अब पूछा गया है कि अतिवादी कौन नहीं थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, यानी जो उग्रवादी विचारक थे, जो हिंसा में विश्वास करते थे, वो अतिवादी थे। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे, ये नरमवादी थे, नरम दल से संबंधित थे, ये अतिवादिता पसंद नहीं करते थे, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अतिवादी निम्न है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उग्र तरीकों को, ठीक है, यानी हिंसा का प्रयोग करने का समर्थन करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है प्लेटो, ठीक है, प्लेटो ने किसकी बात की थी? तो प्लेटो जो बात करते हैं दार्शनिक राजा की बात करते हैं, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के द्वारा निष्पक्षता के रूप में न्याय,
ठीक है। रॉल्स हमेशा न्याय यानी जस्टिस की बात करते हैं, इसका फोर्थ हो जाएगा। और बेंथम का आपको पता है, बेंथम की ने उपयोगितावाद की बात की थी, उसमें सुख और दुख का सिद्धांत दिया था, यानी सी का पहला हो जाएगा। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने अतिरेक मूल्य, ठीक है, इसका सेकेंड हो जाएगा, अतिरेक मूल्य की बात की थी। आप इसे रेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन युग्म ठीक से सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं, डेविड स्टन की बात करें, ठीक है, ठीक से सुमेलित नहीं है। डेविड स्टन की बात करेंगे तो डेविड स्टन का कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। डेविड स्टन का जो है फोर्थ हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। सी राइट मिल्स के द्वारा जो बात की थी, सख्त अभिजन, क्योंकि सी राइट मिल्स जो है अभिजनवादी हैं, इसीलिए उन्हें पावर और एलिट की बात करते हैं, इसका थर्ड हो जाएगा। और GDH कोल के द्वारा जो बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? यानी GDH कोल के द्वारा गिल्ड समाजवाद की बात की जाती है। और जैक्स डेरिडा जो है पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित है, यानी उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। डी का पहला राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए, ये बताया गया है, तो देखते हैं। अभिकरण और कथन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो है पहला है, JS मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है, जब तक कि वो ऐच्छिक, अनौपचारिकता और नुकसानदेह प्रयोजन के बिना है। और स्वतंत्रता सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से निवेदन के बिना उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। JS मिल स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में ये शब्द कहे थे और सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी ये बात कही थी उपयोगितावादी सिद्धांतों में, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मिल की स्वतंत्रता की सीमाओं की बात, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो, तो यहाँ पे मिल की स्वतंत्रता की बात की है। और जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्यों के पालन में रुकावट हो, ये स्वतंत्रता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन है और सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रही की नैतिक सर्वोच्चता दिखाना है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी राइट हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जो है सत्य और सत्याग्रह की बात करते थे, तो सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? सत्याग्रह की नैतिक सर्वोच्चता, ठीक है, यानी मॉरलिटी की बात की गई है, नैतिक सर्वोच्चता की बात की गई है, नैतिक सर्वोच्चता दिखाना है। इसीलिए गांधी जी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन करने की बात करता है। आप इसे देख सकते हैं। सत्याग्रह के संपूर्ण दर्शन का आधार जो है, सिद्धांत यह है कि सत्य की ही जीत होती है। इसमें सत्याग्रही सत्यमेव अधिकतम कष्ट झेलता है और सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध ही सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है। वस्तुतः सत्याग्रह ही सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। सत्याग्रह का शब्दार्थ जो है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य पर अडिग रहना है। अगला है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन। एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में कहलाता है। तो सभी संदर्भों की बात करें, तुलनात्मक राजनीति से संबंधित जो है समविन्यासी, ठीक है, समविन्यासी उपागम, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में विन्यासी उपागम कहलाता है। उपागम के अंतर्गत समस्याओं के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री जो है आती है। अगला है, सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? तो सीमित सरकार की बात की कौन करते हैं? जॉन लॉक करते हैं, इसके पक्ष में रहते हैं जॉन लॉक। तो इसका संबंध है शक्तियों का पृथक्करण, यानी सीमित सरकार का संबंध शक्तियों का पृथक्करण से हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। इसीलिए सीमित सरकार की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों इकाइयों के पास रहती हैं, USA और स्विट्जरलैंड में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, वो जो है राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों इकाइयों के पास रहती हैं, वो USA में और स्विट्जरलैंड में रहती हैं। और भारत की बात करें तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें हैं? संघ सूची के पास, यानी केंद्र के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां USA
और स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के पास रहती हैं। और अवशिष्ट शक्ति से तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जो न तो संघीय सूची में शामिल होती है और न ही राज्य सूची में। भारत में अवशिष्ट शक्ति कानून बनाने का कार्य जो है पार्लियामेंट करती है, यानी संसद के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो संसदीय शासन की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा? सरकार का स्थिर कार्यकाल। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, बिल्कुल इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, सरकार का स्थिर कार्यकाल। संसदीय शासन प्रणाली में स्थिर कार्यकाल नहीं होता है, गवर्नमेंट कभी भी जो है कोलैप्स हो सकती है। यहाँ पे जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता तो बिल्कुल यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाता, क्योंकि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें सरकार का स्थिर कार्यकाल होता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, विधायिका और कार्यपालिका का बीच घनिष्ठ संबंध रहता है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहता है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं संसदीय व्यवस्था की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना, राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में शक्तियों का धारक होना होता है। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज, ठीक है, क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज की बात जो है केनेथ ब्रूथ के द्वारा की गई थी। प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कीजिए, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं और यहाँ से एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज़ की बात जो है केनेथ ब्रूथ के द्वारा की गई थी और सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात जो है कॉल ड्यूस करते हैं, जो कम्युनिकेशन थ्योरी से संबंधित हैं और इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं। और सिक्योरिटी रिजीम की बात जो है रॉबर्ट जर्विम करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रिजीम की बात रॉबर्ट जर्विस करते हैं और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की बात बैरी बोजान के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन्सकी के अनुसार राजनीतिक विकास की कालानुक्रमिक अवस्थाएं हैं। तो ऑर्गन्सकी के अनुसार, ठीक है, जो राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया एकीकरण की बात करते हैं। एकीकरण के बाद औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण के बाद आप राष्ट्रीय कल्याण करेंगे और कल्याण के बाद करने के बाद उसमें प्रचुरता आएगी, ये उनका मानना था। आप देख सकते हैं ऑर्गन्सकी के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तंभ हैं। आदिम एकीकरण की राजनीति होगी, उसके बाद औद्योगिकरण की राजनीति, उसके बाद राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और अंत में समृद्धि की राजनीति होगी। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए हैं, वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनका कूट का अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ऑलमंड द्वारा अपनाया गया व्यवस्था विश्लेषण डेविड स्टन की तुलना में ज़्यादा प्रतिनिधि है और ऑलमंड पहला बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने राजनीति के अध्ययन के लिए ये व्यवस्था विश्लेषण विकसित किया है। तो यहाँ पे जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए सत्य है, आर क्या है, असत्य है, क्योंकि ऑलमंड पहला बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो ऑलमंड पहला बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं है, यहीं पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। आप ईस्टर्न का निवेश निर्गत मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेविड ईस्टर्न के, ठीक है, निवेश निर्गत मॉडल सिद्धांत दिया गया था, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ईस्टर्न का निवेश निर्गत मॉडल सामान्य सिद्धांत जो है निर्माण में तुलनात्मक राजनीति को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाया, अतः ऑलमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचनाओं एवं प्रकारों, ठीक है, ऑलमंड का संरचनाओं एवं प्रकारों, संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया था, ऑलमंड ने, प्रकारों के रूप में समझने के प्रयत्न का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है फिर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नौकरशाही ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया है, परंतु वो लोकतंत्र के रास्ते में भी रुकावट है और प्रजातंत्र को नौकरशाही की ज़रूरत नहीं है। ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, इसमें तर्क जो है प्रजातंत्र को नौकरशाही की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधे स्टेटमेंट कह रहा है नहीं है, तो नहीं तो प्रजातंत्र में नौकरशाही चलती है भाई और वो जरूरी भी है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नौकरशाही की बात की कौन करते हैं, मैक्स वेबर के द्वारा की जाती है और प्रजातंत्र के विकास में नौकरशाही का योगदान दिया है। अब ऊपर वो योगदान देने की बात कर रहा है और नीचे जरूरत नहीं है कह रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं नौकरशाही लोक सेवाओं के दोषों की ओर भी संकेत करती है। साधारणतया इससे अभिप्राय यह है कि लोक सेवा के कर्मचारी लाल फीताशाही के दोष से घिरे रहते हैं तथा वे जनहित की उपेक्षा करते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन है फिर अभिकथन और तर्क से। तो देखते हैं हिटले प्रकार की परिषदें भारत में बनाई गई हैं।
ठीक है। और तर्क है इसका, परिषदों को व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पे भी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ह्यूटले प्रकार की जो परिषदें हैं भारत में बनाई गई हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और परिषदों को व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के अधिकार प्राप्त हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ह्यूटले प्रकार की परिषदें भारत में बनाई गई हैं और परिषदों को व्यक्तिगत कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने का अधिकार प्राप्त यहाँ पर नहीं है। अगला है फिर स्टेटमेंट से क्वेश्चन, लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और संविधान की कार्यशैली का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की है। तो यहाँ पे इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डी में देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया है, डी में जो है ए असत्य है परंतु आर क्या है, सत्य है। यानी ए क्या है, असत्य है और आर जो है सत्य है, क्योंकि लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं। और वर्तमान में बात करें, लोकायुक्त की स्थापना जो है समस्त राज्यों में नहीं की गई है और सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आप लोकायुक्त की नियुक्ति में महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अग्रणी रहे हैं। कुल मिलाकर 17 राज्यों में लोकायुक्त पद सृजित किए गए हैं और बाकी राज्यों में नहीं है, इसीलिए इसमें जो है ए असत्य हो जाएगा और आर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक अगला, जो अगली वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कराए थे, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा जो नहीं है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना, क्योंकि यह राज्य के नीति निषेध तत्वों का भाग है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। बाकी जो है तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को जैसे लागू हो उसे आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जारी की जाती है। तो कौन सी है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, अधिकार प्रच्छा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस, अधिकार प्रच्छा आपका कोवारंटो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है हैबियस कॉर्पस की रिट उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया हो, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनाव सुधारों के साथ संबंधित नहीं है। तो चुनाव सुधारों से संबंधित GV राव समिति का संबंध जो है पंचायती राज से है, इसलिए इसका संबंध चुनाव सुधारों से नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें या इंद्रजीत गुप्ता समिति की बात करें या फिर तारकुंडे समिति, ये तीनों का संबंध चुनाव सुधारों से हो जाएगा। और GV राव समिति का संबंध पंचायती राज से है, इसलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, GV राव समिति चुनाव सुधार से संबंधित न होकर ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत को मृदु राज्य, ठीक है, सॉफ्ट स्टेट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, भारत को मृदु राज्य किसने बताया था। तो मृदु राज्य के रूप में गुनार मेंडल ने सॉफ्ट स्टेट इसे कहा था। आप देख सकते हैं, गुनार मेंडल ने भारत को मृदु राज्य कहा। मृदु राज्य से आशय ऐसे राज्य से है जो शस्त्र एवं हथियारों से संपन्न नहीं है किंतु सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आप इसे देख सकते हैं, कौन करता है, सार्वजनिक लेखा समिति, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक को हमने कराया है और इसको जो है कैग भी बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। आप देख सकते हैं इसे सार्वजनिक लेखा समिति यानी कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से, ठीक है, 15 सदस्य लोअर हाउस के यानी लोकसभा के और 7 सदस्य जो है राज्यसभा यानी अपर हाउस के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसे देख लेते हैं, इसका ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो है मोरारजी देसाई आ जाएंगे, ठीक है, मोरारजी देसाई का कार्यकाल हो जाएगा। 1978 में पहली बार जो है जनतंत्र, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद राजीव गांधी 1986, ठीक है, उसके बाद VP सिंह, ठीक है, आ जाएंगे जिन्होंने उदारीकरण नीति को अपनाया था। और उसके बाद चंद्रशेखर अंत में आ जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के घटने का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था के कामराज योजना के बीच और इंदिरा गांधी के बीच, और उसके बाद इंडियो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जब यूएसए ने इंडिया पे पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया था। तो इंडिया और रशिया की संधि हुई थी 1971 में, और अंत में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ये भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। उसकी बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। फिर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को उस पर पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, और उसे यह शक्ति दी गई है क्योंकि वह मात्र नामधारी शासक नहीं है। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट क्या है, दोनों राइट हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन इनका आपस में राइट नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, इसलिए राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता है। यानी बी में कहा गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। राज्यतंत्र के अभिशासन में मौलिक अधिकारों को मौलिक समझा जाता है और इसीलिए उन्हें आर्टिकल 32 के अंतर्गत न्यायसंगत बनाया गया है। और आर तर्क है कि नागरिक अधिकारों के महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें मौलिक अधिकार नहीं समझा जा सकता क्योंकि वे आर्टिकल 32 के अंतर्गत न्यायसंगत नहीं हैं। भाई न्यायसंगत हैं, यहाँ पे जो है ए बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, आर यहाँ पे फिर रॉन्ग हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों का वायलेंस होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार हैं, इसीलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। अगला टॉपिक है हमारा लोक प्रशासन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, मिनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ था। तो मिनोब्रुक फर्स्ट जो है कब हुआ था, तो मिनोब्रुक फर्स्ट जो है 1968 में हुआ था। यहीं से जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, यानी नौ लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं मिनोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन 1968 में हुआ था। यह सम्मेलन नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है जो लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। यह राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को भी अस्वीकार करता है। अगला है हमारा, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नलिखित में से कौन समझा गया है। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। नौकरशाही की बात किसके द्वारा की गई है, मैक्स वेबर के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आधुनिक विचारकों में मैक्स वेबर सर्वप्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्हें नौकरशाही संबंधी विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। अगला क्वेश्चन है विकास प्रशासन की बात कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकास प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का मुख्य पंडित निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है। तो विकास प्रशासन का जो मुख्य पंडित है वो कौन है, फ्रेडरिक्स को माना जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेडरिक्स को। फ्रेडरिक्स ने समपार्श्वीय समाजों में पाए जाने वाले प्रशासनों तथा उनके पर्यावरण का विशद विवेचन किया था। वे प्रारंभ से ही आर्थिक विकास के लिए लोक प्रशासन पर ध्यान देने का आग्रह करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है। तो सूचना का अधिकार किस लिए लाया गया था, पारदर्शी प्रशासन के लिए, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेहिता की बात की जाती है इसमें, इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। सूचना का अधिकार संसद के द्वारा सन 2005 में पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि देश की जनता को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए हर कृत्य के बारे में जानने का अधिकार है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोनाल्ड रीगन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था। तो रोनाल्ड रीगन ने शैतान साम्राज्य किसे कहा था, ईरान को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोनाल्ड रीगन ईरान को शैतान साम्राज्य के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 में की गई थी, और इसका जो मौलिक सिद्धांत था सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। और बाद में लीग ऑफ नेशंस को ही चेंज करके यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था।
आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट एवं पूर्ण प्रयत्नशील लीग ऑफ नेशंस की प्रतिज्ञा पत्र में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं वे कौन से राज्य होते हैं? वे अधिकार राज्य होते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं उसे अधिकार राज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिजनर्स डिलेमा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिजनर्स डिलेमा वो परिदृश्य है जो किसे बढ़ाता है? तो प्रिजनर्स डिलेमा जो है किसको बढ़ाता है? तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा। ठीक है, शस्त्रों की होड़ से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिजनर्स डिलेमा वह परिदृश्य है जो शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं सभी देश अपने अपने पावर को बढ़ाने में लगे हैं। यही प्रिजनर्स डिलेमा है, यानी अत्याधुनिक हथियारों का अधिक से अधिक आयात जो देशों के द्वारा की जा रही है वही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। यह सिद्धांत इस अवधारणा में विश्वास करता है कि दूसरे राष्ट्रों से अपनी सुरक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र प्राप्त किए जाएं। अगला क्वेश्चन है गैरेट हर्डिसन द्वारा स्पष्ट किया गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, गैरेट हार्डिसन द्वारा। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो संबंधित है वातावरण से यानी इन्वायरमेंट से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गैरेट हार्डिसन द्वारा स्पष्ट किया गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वातावरण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओम्बुड्समैन कहाँ से शुरू हुआ था? स्वीडन से शुरू होता है 1809 से। और भारत की बात करें तो इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट के द्वारा 1966 में ये अपनाया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की सिफारिश की थी। ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। सबसे पहले स्वीडन ने इसे 1809 में अपनाया था। उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे यानी सभी ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, इनके द्वारा सबसे पहले इसको अपनाया गया था। और भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ए है, तो इसे मिला लेते हैं। क्लासिकी यथार्थवाद, तो क्लासिकी यथार्थवाद का संबंध किससे हो जाएगा? मार्गेंथाउ से। ठीक है, मार्गेंथाउ जो है क्लासिकल यथार्थवाद को फॉलो करते हैं। इसका जो है तीसरा राइट हो जाएगा। और संरचनात्मक यथार्थवाद, ठीक है, संरचनात्मक यथार्थवाद की बात जो की है केनेथ वॉल्श के द्वारा की गई है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नव क्लासिकी यथार्थवाद की बात जो की गई है स्वेलर के द्वारा की गई है। नव क्लासिकी यथार्थ की बात स्वेलर के द्वारा की गई है। और विवेकपूर्ण, ठीक है, विवेकपूर्ण विकल्प की बात जो है क्रेस्नर के द्वारा की गई है। आप इसे देख सकते हैं क्लासिकी यथार्थवाद, प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। क्लासिकी यथार्थवाद जो है मार्गेंथाउ, संरचनात्मक यथार्थवाद केनेथ वॉल्श, नव क्लासिकी यथार्थवाद स्वेलर और विवेकपूर्ण विकल्प जो है क्रेस्नर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन के विकास में निम्नांकित संधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नाइस संधि। ठीक है, नाइस संधि के बाद आएगा आपका सबसे पहले जो है मैस्ट्रिच संधि का आएगा। ठीक है, मैस्ट्रिच संधि सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद एम्स्टर्डम संधि, उसके बाद नाइस संधि और उसके बाद संवैधानिक संधि। नाइस संधि 2002 में आई थी और संवैधानिक संधि जो 2007 में आई थी। और मैस्ट्रिच और एम्स्टर्डम को आप नोट कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताइए। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, उसके बाद ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, उसके बाद वियना कांग्रेस और उसके बाद पेरिस पीस ट्रीटी। यानी आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास में इन घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। और आधुनिक राज्य व्यवस्था से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग को राष्ट्र के लिए अनिवार्य तत्व माना गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।